में हम आज बाजार की बात करेंगे, लेकिन बाजार में आज ज्ञान बिल्कुल नहीं होगा। आज सीधे एक्शन की बात होगी, यानी शेयर्स कौन से लेने हैं, कहाँ पे खरीदारी करनी, किस सेक्टर के शेयर्स होनी चाहिए। क्योंकि ज्ञान की चर्चा हम लोग दिन भर करते रहते हैं और बहुत सारा ज्ञान आपको है, लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि अंत में यही पूछते हैं ना कि लेना क्या है। तो ये जो लेना क्या है, इसका उत्तर आज इसमें दिया जाएगा। हमारा मानना है कि बाजार में काफ़ी तगड़ा करेक्शन हो चुका है ऑलरेडी, इसलिए एक सही वक्त हो सकता है आपके लिए लंबे समय के निवेश के लिए। हाँ, हो सकता है कि यहाँ से भी बाजार थोड़ा और ऊपर नीचे हो, उससे बिल्कुल घबराने या चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सही वक्त आपको कभी बता के नहीं आएगा, बस क्रेडिट कार्ड आने वाला नहीं पाएंगे। तो इसलिए जानकारों की मानना चाहिए और धीरे धीरे निवेश की तरफ कदम बढ़ानी चाहिए। चाहे दिग्गज या फिर कुछ मझौले शेयर आपके सामने रखें, निवेशकों के सामने रखें, ताकि उनकी जो उलझन है वो हम सुलझा सके। तो हमने स्पेशलिटी केमिकल क्षेत्र को हमने चुना है और हम सबको पता है वाजपेयी जी के इंडिया चाइना +1 के पॉलिसी के बारे में। और एक समय था जब ये नीतियां लागू हुई थी पूरे विश्व भर में, तो भारत में स्थापित जो स्पेशलिटी केमिकल्स बनाने वाली कंपनियां हैं उनको बहुत बड़ा प्रोत्साहन मिला था। फिर थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन हुआ और अब वापस से रुझान ऊपर की तरफ। तो हमने टाटा केमिकल्स को पसंद किया है। ये दुनिया भर में तीसरी सबसे बड़ी सोडा ऐश बनाने वाली कंपनियां हैं। इनकी उत्पादन क्षमता एशिया, यूरोप, अफ्रीका और नॉर्दर्न अमेरिका में है। कंज्यूमर, एग्री और स्पेशलिटी केमिकल्स, ये और भी उनके कारोबार है जिनसे योगदान बैलेंस शीट पर आता है। और अगर आप चौथी तिमाही पर नजर डालें तो मेरे ख्याल से मूल्यांकन को लेकर के आकर्षित होगा, इसलिए हमने टाटा केमिकल्स को लंबी अवधि के लिए उतारा है। लक्ष्य अगर आप मुझे पूछे तो लंबी अवधि में 1200 के आसपास का लक्ष्य निर्धारित किया। टाटा केमिकल्स और बड़ी जबरदस्त कंपनी, इसमें तो बहुत सारी खबरें हैं और बैटरी का भी एक प्ले हम लोग बीच बीच में सुनते रहते हैं कि टाटा मोटर्स के साथ भी कुछ काम वाम करना चाहते हैं। ये हाल फिलहाल में एक अनाउंसमेंट भी आया था। तो जैसा कि गौरांग सर कह रहे हैं, टाटा केमिकल, इस पे ध्यान रखिए, स्टॉक बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पे दिख रहा है। राहुल अरोड़ा जी, आप भी बहुत स्टॉक पिकर माने जाते हैं और बहुत सारे, जैसे कि आपके डिजिग्नेशन में था इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ के हेड हैं आप, तो बताइए क्या आपके खजाने से एक हमारे दर्शकों को मिलने वाला है? एक एक करके सर, एक एक करके बताइए। एक पहले पीवीआर पे बताइए। देखिए नीरज जी, सीन ऐसा है कि कोविड से पहले तो माहौल काफी अच्छा चल रहा था, लेकिन कोविड के हाइट्स में बहुत चर्चा हो रही थी कि जो ओटीटी है, नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम वगैरह, इनके चलते सिनेमा गोअर्स पे बहुत गहरा असर पड़ेगा और इनकी व्यूअरशिप इतनी नहीं होगी। हालांकि हमने देखा है कि जब जब सिनेमा खुले हैं लॉकडाउन के दौरान, हालांकि छोटे छोटे पीरियड्स के लिए, अब तो सब खुल गए हैं, बहुत ही बेहतरीन फुटफॉल्स हैं। इनफैक्ट जो हम आज की डेट में एवरेज टिकट प्राइसेस देख रहे हैं, दीज आर वन ऑफ द हाईएस्ट एवरेज टिकट प्राइसेस ऑन एन ऑल इंडिया बेसिस एवर फॉर द मल्टीप्लेक्स सेक्टर इन इंडिया। तो आई थिंक जिस तरह का कंटेंट क्रिएट हो रहा है, जितने 100 करोड़ 200 करोड़ प्लस मूवीज की बात की जाती है, जिस तरह से F&B, जो फूड एंड बेवरेज जो आप कंज्यूम करते हैं थिएटर में, उनके मार्जिन देखिए। टिपिकली क्या होता है कि जब आप एक टिकट खरीदते हैं, उसका जो ग्रॉस मार्जिन होता है वो करीबन 55% के आसपास का होता है। जब आप फूड और बेवरेज कंज्यूम करते हैं थिएटर में, उसका ग्रॉस मार्जिन करीबन 75% के आसपास होता है। फुटफॉल्स आ रहे हैं, पिक्चरें अच्छी कर रही हैं, और मुझे लगता है कि जो रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड आपको ये मल्टीप्लेक्स सेक्टर से आगे जाके दिखेंगे, ये इनकी हिस्ट्री में कभी आपने शायद पहले देखे नहीं होंगे। तो मुझे लगता है कि वैल्यूएशन रीसेट्स ऊपर की तरफ होते रहेंगे। इफेक्टिवली अगर ये मर्जर चला गया नीरज जी, तो आई थिंक पीवीआर आइनॉक्स इज गोइंग टू बी वन एंटिटी व्हिच इज पीवीआर। इसीलिए मैंने पीवीआर को सिलेक्ट किया है, और अगर आप आज भी इसे खरीदें तो मुझे लगता है कि इट्स अ वेरी गुड लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो। राहुल जी, बड़ा महंगा पॉपकॉर्न देते हैं लोग। जीत करेंगे आप तब जाएंगे। अच्छा है, हमारे लिए और बड़ा मार्केट अभी बाकी है, अनटैप्ड मार्केट है ना। चलिए एक एक स्टॉक और बताते हैं। अबे जी, आपका क्या है पहला पिक? तो नीरज जी, मैं बात करना चाहूंगा CMS इंफो सिस्टम की, जिसका करीब 6 महीने पहले लिस्टिंग हुई थी और स्टॉक IPO प्राइस करीब 214-215 रुपए का था। फिर लिस्टिंग के बाद 300 को क्रॉस होके अब वापस करेक्शन में IPO लेवल पे आ गया है। और मुझे क्यों ये अच्छा लगता है वो ये कि लोगों को ऐसा भ्रम है कि एक बार डिजिटल पेमेंट का सिस्टम आ गया तो फिर कैश जो है इकोनॉमी में उसकी वैल्यू नहीं रहेगी, कम होता जाएगा। पर ये ऐसा होता नहीं है। अगर आप डेटा देखें तो जितनी करेंसी इंडिया में थी 2016 में डिमोनेटाइजेशन के बाद, उससे बढ़ के उस टाइम 17 लाख करोड़ थी और अब वो बढ़ के
ऑलमोस्ट 32 लाख करोड़ की हो गई है और जीडीपी का 14% जो है अभी वो कैश है करेंसी सर्कुलेशन में। तो सीएमएस कैश मैनेजमेंट सर्विस प्रोवाइड करता है। लोगों को लगता है सिर्फ एटीएम मैनेजमेंट करते हैं, एटीएम मैनेजमेंट तो करते हैं, पर उसके साथ जैसे बड़े बड़े रिटेल स्टोर्स हैं वहां पे जो कैश कलेक्शन होता है सेल का, उसको लेके जाते हैं बैंक में डिपॉजिट करते हैं अपनी वैन्स में। फिर जो बैंक्स में कैश कलेक्शन होता है काउंटर्स पे कैशियर्स के पास, उसको वो आरबीआई ट्रेजरी में जाके डिपॉजिट करते हैं। और इस सब खुद ही पढ़ेंगे तो आपको बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा कि एक सच ये भी है कि सिस्टम में इतना कैश है जिसको मैनेज करना पड़ा। अभिषेक जी बताइए क्या खजाने में है आपके आज हमारे लिए। हेलो नीरज जी। जो पोर्टफोलियो सिलेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, जैसे कि आपने भी मेंशन किया कि मार्केट में करेक्शन है और बहुत डिफिकल्ट है किसी के लिए भी ये टाइम करना कि कहाँ पे क्या ले। तो स्ट्रेटेजिकली मेरा ये बिलीफ रहता है कि अगर आपके पास एक अच्छी क्वालिटी का पोर्टफोलियो रहेगा तो फिर इस तरह के वॉलेटिलिटी को उस तरह के स्टॉक जो है वो झेल पाएंगे, इवेंचुअली आपको पैसा बना के देंगे। तो उस लिहाज से मेरी जो बुलिशनेस है अभी भी आईटी सेक्टर में है एंड वहां पे मुझे परसिस्टेंट सिस्टम जो है वो अच्छा लगता है। मुझे ये बिलीफ है कि लास्ट कपल ऑफ इयर्स के अंदर में ही कुछ ही इंडिया की आईटी कंपनीज ऐसी हैं जो एक स्मॉल मिड कैप से अब एक लार्ज कैप वाली जो जर्नी है वो कर रही है। दैट मीन्स बिजनेस उस तरह से ग्रो कर रहा है। अगर हम परसिस्टेंट की अगर हम जर्नी देखें तो आउटसोर्स प्रोडक्ट डेवलपमेंट में ये कंपनी आज की डेट में एक लीडिंग कंपनी है। और क्लाउड एंड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर में जो स्पेशली नॉर्थ अमेरिका की जो बड़ी बड़ी कंपनीज है जो पोस्ट कोरोना के बाद उनको ये लगता है कि अब हमें आईटी में थोड़ा स्पेंड ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा एंड ऑफ कोर्स इंडिया इज रिमेन्स द लीडिंग कंपनी। अब पॉइंट वहां है कि जो लार्ज कंपनीज होती है, एक्स्ट्रा लार्ज कंपनी लाइक टीसीएस, इन्फोसिस, उनके बियॉन्ड भी कुछ ऐसी कंपनीज हैं जिनके पास एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज है जो अब यूज हो रहा है। तो उसमें परसिस्टेंट डेफिनेटली एक कंपनी है। अगर आप रिजल्ट देखेंगे दे हैव बीन डिलीवरिंग फैंटास्टिक रिजल्ट फॉर लास्ट 2 इयर्स। एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर आप प्राइस मूवमेंट को भी अगर आप देखते हैं तो 2011 से लेकर 2018-19 तक इस कंपनी ने एक्चुअली कुछ खास किया नहीं है, बट पोस्ट कोविड दिस कंपनी हैज डिलीवर्ड क्लोज टू 10 times in last 1.5 years। क्या बात कर रहे हैं, एक साल में 10 गुना। यस, अगर आप देखेंगे इसे लास्ट 1.5 साल की स्टॉक परफॉर्मेंस में तो ये स्टॉक 1.5 साल के अंदर में 10 गुना जो है हो चुका है। ऑफ कोर्स द पीक प्राइस वाज अबाउट 4500 एंड ऑफ कोर्स अब जो करेक्शन आया है वो एक अपॉर्चुनिटी है किसी भी इन्वेस्टर्स को देखने के लिए, बिकॉज ये पोर्टफोलियो लेवल पे एक बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी है एंड ये जो डिजिटलाइजेशन हर फ्रंट पे बेस्ट रिजल्ट परसिस्टेंट ने दिए थे। उनके मैनेजमेंट बहुत कॉन्फिडेंट थे कि यहाँ से जर्नी उनकी आगे बढ़ती रहेगी। तो खैर ये एक अच्छी पिक मिली है कि आप एक मिड कैप आईटी में यहाँ पे जाएं। राहुल अरोड़ा, आप बता दें कि 3 आप ले आए लीजर वाले स्टॉक, तो एक और बताइए उसमें से। दूसरा एक्चुअली हम इंडियन होटल्स को देख सकते हैं। ऑब्वियसली सेक्टर लीडर है, ताज ग्रुप ऑफ होटल्स हैं, बजट में जिंजर होटल्स भी हैं। आई थिंक ये भी कोविड में एक तरफ से इनका जो बिजनेस मॉडल है वो रीइन्वेंट हो चुका है, क्योंकि अक्सर लोगों को लगता था कि होटल्स के रेट्स बहुत ज्यादा हैं, इट इज मोर अबाउट फॉरेन ट्रैवल, बट एक जहां तक हमने देखा है, और मैं एक्चुअली रिसेंटली 2-3 दिन पहले ही इंडियन होटल्स के एनालिस्ट मीट में स्वयं गया था, एक टेक्टोनिक शिफ्ट सा आ गया है। द डिपेंडेंस ऑन द फॉरेन ट्रैवलर हैज फॉलन ड्रामेटिकली एंड द डोमेस्टिक ट्रैवलर हैज इंक्रीज्ड ड्रामेटिकली। और ये जो स्टेकेशन का कॉन्सेप्ट है जो लॉकडाउन में काफी प्रचलित हुआ था वो आज भी काफी हद तक चल रहा है, क्योंकि आधे से ज्यादा होटल्स बॉम्बे में तो आईपीएल के टीम्स ने ले लिया था। तो किसी व्यक्ति ने उसकी सर्विसेज न ली हो, जबरदस्त है। तो इंडियन होटल एक और बहुत ही बढ़िया कंपनी हमारे सामने आई। गौरांग सर बताइए क्या है अगला। तो स्पेशलिटी केमिकल क्षेत्र के बाद अब हमने ध्यान दिया है सीमेंट क्षेत्र पर, और यहाँ पर वाजपेयी साहब एक मझौली सीमेंट उत्पादन करने वाली कंपनी है जो कि चौथी सबसे बड़ी उत्पादन क्षमता के कंपनी है भारत देश में स्थापित। इनके उत्पादन क्षमता जो है वो चौतरफा फैले हुए हैं, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम सभी मापदंड में ये अपनी उत्पादन क्षमता फैला करके रखें। एक दिक्कत आई थी पूरे सीमेंट क्षेत्र में, वो है लागत खर्च को लेकर के जो आंकड़े मुनाफे में आने चाहिए थे वहां पर दबाव दिखा। लेकिन अगर मैं छोटी या मध्यम अवधि पर ज्यादा ध्यान नहीं देता हूं और लंबी अवधि का अगर मैं नजरें रखता हूं तो मेरे ख्याल से आपको दोनों ही क्षेत्र कमोडिटी के सीमेंट और धातु लोहा मेटल्स आपको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। तो डालमिया भारत सीमेंट, डालमिया भारत लिमिटेड, इस कंपनी को हमने पसंद किया है और ये लगातार मैं हमारे चैनल CNBC आवाज पर मेरे ख्याल से करीबन 600-650 के दाम से मैं
निवेश की राय देते आया हूँ। मेरे ख्याल से 1300 के आसपास का दाम था ये करेक्शन में। लक्ष्य जो हमने निर्धारित किया है वो 1650 का। और एक बात तो वास्तविकता है नीरज जी कि अगर आपको कोई भी ढांचा खड़ा करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना है, चाहे वो सरकार खर्चा करती हो, निजी कंपनियां अपनी विस्तार योजनाओं में खर्चा करती हो, या फिर रियल एस्टेट सेक्टर में जो हम इतना बड़ा परिवर्तन देख रहे हैं, आपको ये दो कमोडिटी लगेगी ही लगेगी। इसके बिना आप कोई भी सक्षम और मजबूत ढांचा नहीं बना सकते। अभय जी बताइए अगला स्टॉक। हाँ जी, तो नीरज जी, जैसा राहुल ने भी कभी कहा, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री है, काफी रिकवरी है, देख रहे हैं हम ऑलरेडी। तो उसमें एक मेरा स्मॉल कैप स्टॉक है जो मार्केट कैप करीब 4,500 करोड़ की है, वो है लेमन ट्री। और लेमन ट्री एक ऐसी कंपनी है जो बिजनेस सेगमेंट को ज्यादा केटर करती है। अगेन कोविड के टाइम में भी उन्होंने अपने बिजनेस में काफी इन्वेस्ट किया और उसकी वजह से जो पहले 4-4,500 बेड थे, अब वो 8,500 बेड हो गए हैं उनके। और इंडिया में उनका ऑब्जेक्टिव ये है कि जहाँ पे एयरपोर्ट है, जिस भी सिटी में एयरपोर्ट है, वहां पे उनका होटल होना चाहिए। और वो पूरा लग्जरी से लेके बजट तक की पूरी कैटेगरी में है। तो जिस तरह से बिजनेस ट्रैवल बढ़ रहा है, उनको उसका पूरा फायदा मिल रहा है। और बस हो गए। अभिषेक, होटल हो गया, कैश हमने अभी। राहुल कुछ जोड़ना चाह रहे हैं क्या आप? हाँ, मैं एक्चुअली एक ही पॉइंट बोलना चाह रहा था नीरज जी। आई थिंक ये जब हॉस्पिटैलिटी की बात हो रही है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपके दर्शकों को माइंड में रखना चाहिए कि ये हिस्टोरिकली एक बहुत ही कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर रहा है। लेकिन अगर आप आज के होटल कंपनीज की बात करें, ये सारे मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट। तो ये बिलीव कर रहा हूँ कि इस तरह के होटलों में एक अच्छे कपड़े पहनने के लिए एक अच्छा ब्रांड होना चाहिए। वो ब्रांड जो है वो अल्टीमेटली जो है कंटिन्यूसली जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, जो इंडियन ब्रांड्स है, उसको स्ट्रेटेजिक एक्विजिशन या पार्टनरशिप में इन्होंने इनरोल किया है। जैसे कि अगर आप देखेंगे शांतनु ने, निखिल, इन्होंने इनरोल किया। और अगर ये स्ट्रेटेजी देखेंगे तो इवन रिलायंस रिटेल ने भी इस तरह की स्ट्रेटेजी अडॉप्ट किया है। अगर आप देखेंगे तरुण तिलानी, मनीष मल्होत्रा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सारे बड़े बड़े जितने भी डिजाइनर्स हैं, उनको कहीं भी ये जो कॉर्पोरेट वाले हैं वो उन्होंने अब स्ट्रेटेजिक टाइप कर लिया ताकि वहां पे वो वॉल्यूम अचीव कर सके। बेहतर बिरला फैशन में एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इनकी जो फाइनेंशियल टर्न अराउंड है वो उसको भी हमें मद्देनजर रखना होगा। बिकॉज लास्ट प्री कोविड अगर हम देखेंगे उनके नंबर्स और पोस्ट कोविड अगर उनके नंबर्स देखेंगे तो शायद आप हिसाब नहीं लगा पाएंगे कि किस तरह का ग्रोथ और किस तरह के ऑपरेशनल मैट्रिक्स लेवल पे उन्होंने जो इम्प्रोवाइजेशन किया है वो किस हद तक किया है। चलती है गजब की, उसकी भी एक अलग से रिपोर्ट छपी हुई है केवल पुट्टी मार्केट की, वो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग रिपोर्ट, पढ़नी चाहिए लोगों को। गौरांग सर, अगले दो स्टॉक्स। तो वाजपेयी साहब, अब आईटी क्षेत्र पर हमने ध्यान दिया है और स्टॉक पसंद किया है टेक महिंद्रा। और ये कंपनी मैनेजमेंट को लेकर के, नतीजों को लेकर के, हालांकि पूरे आईटी क्षेत्र में हमने थोड़ा बहुत दबाव देखा था, लेकिन टेलीकॉम क्षेत्र के साथ साथ ये बाकी बहुत सारे क्षेत्रों को अपनी सुविधाएं और प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराती हैं। और ये जो पूरा प्राइस करेक्शन आया है, क्योंकि आपने सूचकांक में 15% से ज्यादा का करेक्शन देखा है, लेकिन आईटी क्षेत्र में मेरे ख्याल से उस पर आईटी इंडेक्स अगर आप देखें तो ज्यादा करेक्शन हमने देखा है दिग्गज सूचकांक के मुकाबले। और क्योंकि मूल्यांकन और ये जो गोरे बेच के गए हैं, मेरे ख्याल से पिछले साल अक्टूबर से कल तक के आज तक करीबन 2,50,000 करोड़ की बिकवाली की है। और ज्यादातर इनका निवेश होता है आईटी क्षेत्र और ऐसे सब दिग्गज क्षेत्र और कंपनियों में। तो ये जो करेक्शन आया है एक बहुत बड़ा मौका है। नतीजों को देखकर के हम काफी उत्साहित हैं कि आने वाला भविष्य काफी उज्जवल होगा। और टेक महिंद्रा का जो लक्ष्य हमने लंबी अवधि के लिए निर्धारित किया है वो करीबन 1400 का है। और आईटी क्षेत्र के पश्चात आखिरी जो क्षेत्र होगा वित्तीय क्षेत्र, प्राइवेट सेक्टर बैंक में आईसीआईसीआई बैंक। और कुछ वाजपेयी जी ऐसी कंपनियां होती है जिनका सिर्फ नाम ही काफी है। हाँ, एक दौर था जब कुछ गड़बड़ी को लेकर के टॉप मैनेजमेंट में काफी कुछ सवाल या निशान उठाए थे, लेकिन पिछले कुछ सालों में, महीनों में और तिमाहियों में अगर आप नतीजों पर ध्यान डालें तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से सुधार हुआ है। रिकवरीज की रन रेट काफी ऊपर गई है, ग्रॉस नेट एनपीए नीचे है, लोन बुक ग्रोथ के तहत आपको नेट इंटरेस्ट इनकम और मार्जिन में भी बढ़ोतरी होती हुई दिखाई दी और प्रोविजंस भी नीचे आए हैं। और हमारी जो सोच और विचारधारा है कि क्रेडिट डिमांड को लेकर के आने वाले समय में एक बहुत बेहतरीन प्रभाव न तो सिर्फ बैंक उनको